हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एज मच एज अर्लियर। So our first question is, when the baby head is out, इमीडिएट एक्शन ऑफ द नर्स। जब भी बच्चे का सर बाहर निकलता है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम प्रोसेस पूरी पढ़ रहे हैं किसकी, लेबर की। ये हम प्रोसेस किसकी पढ़ रहे हैं, लेबर की। ठीक है, जब भी बच्चे का जो हेड है वो बाहर निकलेगा तो एज अ नर्स आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा। एज अ नर्स हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होगा। फर्स्ट क्या, कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, चेक इफ कॉर्ड इज कॉइल्ड अराउंड द माउथ, वाइप द वर्निक्स कैसियोसा एंड सक्शन द बेबी, डिलीवर द एंटीरियर शोल्डर। तो देखो, जैसे ही सर बाहर आएगा यू हैव टू चेक कि कहीं वेदर द कॉर्ड इज कॉइल्ड अराउंड द माउथ, कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये कट तो हम करते हैं कब, कंप्लीट डिलीवरी के बाद। कंप्लीट डिलीवरी के बाद वाइप द वर्निक्स कैसियोसा और सक्शन ये भी हम कर सकते हैं, डिलीवर द एंटीरियर शोल्डर। बट यहाँ पे हमें चेक करना है कि इफ़ द कॉइल इज कॉइल्ड अराउंड द माउथ और नॉट, कि मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बच्चे के गर्दन से तो नहीं लिपटी हुई है। ये इससे क्या है कि यहाँ पर अगर गर्दन से लिपटी हुई है तो यहाँ पर चांसेस होंगे कि मे बी स्ट्रेच हो जाए और वहाँ से जो है प्लेजेंटा रिमूव हो, और जिससे क्या है पीपीएच होने के चांसेस हैं, या फिर बच्चे को हाइपोक्सिया भी कर सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, व्हेन द बेबी हेड इज आउट, इमीडिएट एक्शन ऑफ द नर्स क्या है, हमें इमीडिएट एक्शन क्या लेना है, चेक इफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कॉइल्ड अराउंड द माउथ। चेक करें कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये माउथ के अराउंड कॉइल तो नहीं हो गई है। सो आवर आंसर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इंसर्शन। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है आईयूडी इंसर्शन का। आईयूडी इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आईयूडी इज इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है आईयूडी का। फर्स्ट क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेन और ब्लीडिंग। तो जब भी हम आईयूडी इंसर्ट करते हैं तो पहले हम ये देखें कि हम आईयूडी इंसर्ट कब करते हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ पे आईयूडी, टाइम ऑफ इंसर्शन, टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ आईयूडी, टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ आईयूडी। तो हम कब इंसर्ट कर सकते हैं आईयूडी को, फर्स्ट 10 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने से लेके 10th डे तक, उसके 10th डे तक हम कभी भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं कि पहले तो क्या है, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, फिर क्या है, कोई भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, पहले से ही हैवी ब्लीडिंग अगर फीमेल को हो रही है, पहले से ही अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो हमें
तब भी इंसर्ट नहीं करना है। आईयूडी काम क्या करता है, अगर हम यहाँ पर देखें फंक्शंस ऑफ आईयूडी, तो क्या है, यूट्रस को अनफेवरेबल करेगा, यूट्रस को अनफेवरेबल करेगा, किस लिए, फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर इम्प्लांटेशन, मेक यूट्रस अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन। सेकेंड क्या है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करेगा, सेकेंड क्या है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करेगा, जिससे क्या है, ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा इम्प्लांटेशन को। तो क्या देखना हमने, फंक्शन जो है आईयूडी फंक्शन कैसे करता है, तो पहले तो यूट्रस की जो यूट्रस है उसको अनफेवरेबल कर देगा इम्प्लांटेशन के लिए, मतलब कि इम्प्लांटेशन के लिए जो हमें फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, जिस तरीके का हमें डेसिडुआ चाहिए, जितनी ब्लड सप्लाई चाहिए, जिस तरीके का हमें म्यूकस मेम्ब्रेन चाहिए, उन सबको अनफेवरेबल कर देगा। सेकेंड क्या है, सर्वाइकल म्यूकस मेम्ब्रेन, जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको थिक कर देगा। सर्वाइकल म्यूकस थिक होने की वजह से क्या होगा कि स्पर्म जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा वजाइना के थ्रू यूट्रस तक, और वो फेलोपियन ट्यूब तक जाके फिर नहीं हो पाएगा, और फिर वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये जो सर्वाइकल म्यूकस थिक होने की वजह से स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। ओके, अगर देखो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है आईयूडी का, तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है आईयूडी का ब्लीडिंग। और हम बात करें सेकेंड मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट, सेकेंड मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है पेन। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट ऑफ आईयूडी क्या है, ब्लीडिंग। सेकेंड मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है, पेन। ठीक है, और ओके, इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ रिमूवल ऑफ आईयूडी, रिमूवल ऑफ आईयूडी, मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ रिमूवल ऑफ आईयूडी। देखो यहाँ पर दोनों एग्ज़ाम में जो है दोनों तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट भी पूछ सकते हैं, और सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ रिमूवेबल ऑफ आईयूडी भी पूछ सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ रिमूवेबल ऑफ आईयूडी क्या है, आईयूडी क्या है, पेन। फीमेल जो है बहुत पेन की कंप्लेन करेगी, इसलिए हमें रिमूव करना पड़ जाएगा। सेकंड क्या है, ब्लीडिंग। और यहाँ पर देखो क्या पूछा, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट में पहला ब्लीडिंग है और दूसरा पेन है, लेकिन सबसे ज़्यादा रीज़न कि हमें रिमूव करना पड़ेगा। अगर हमने किसी फीमेल को आईयूडी लगाया तो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि उसको ब्लीडिंग होगी, और अगर हमें निकालना पड़ रहा है आईयूडी, किसी भी कारण की वजह से निकालना पड़ रहा है, तो उसमें मेन जाता है हमारा पेन, कि फीमेल जो इतना पेन की कंप्लेन करेगी कि उससे बर्दाश्त नहीं होगा और हमें आईयूडी को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, एक नॉरसेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नॉरसेट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कि LARC क्या होता है, LARC क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है नॉरसेट 2021 का है। तो ये क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन जो है ये LARC का फुल फॉर्म है,
और LARC जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल के अंदर हमारे फॉर एग्जांपल हमारे IUDs आ जाते हैं, क्योंकि IUDs जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, जब हमें ज़रूरत हो तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं। तो 2021 में क्वेश्चन है कि LARC क्या होता है, तो LARC होता है लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, और ये इसका एक मेन एग्जाम्पल है वो है हमारा IUD। सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग की अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये होता, मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ रिमूवेबल ऑफ IUD, मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ रिमूवल ऑफ IUD, तो यहाँ पर हमारा आ जाता आंसर पेन। लेकिन हमसे क्या पूछा है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। इस तरीके से जो है हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को हमें पकड़ना है और हमें आंसर करना है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आंसर जाएगा ब्लीडिंग। लेकिन अगर ये पूछते मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ रिमूवल ऑफ IUD, तो आ जाएगा पेन। So most common side effect of IUD insertion, what is IUD? IUD is intrauterine device। और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या आएगा, ब्लीडिंग। और क्वेश्चन पूछे मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ रिमूवल ऑफ IUD, तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है आपको इस प्रोसीजर को। आपको इस प्रोसीजर को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। सो यू आर सीइंग कि ये एक सुपाइन पोजीशन में एक पर्सन लेटा हुआ है और यहाँ से एक चीज़ गाइड कर रही है और ये एक चीज़ गाइड कर रही है, और यहाँ हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो आपको आइडेंटिफाई करना है ये प्रोसीजर। सो दिस प्रोसीजर इज टेलीथेरेपी। दिस प्रोसीजर इज टेलीथेरेपी। चलिए आइए हम देखते हैं टेलीथेरेपी और ये सारी क्या कंडीशंस होती है। पहले हम जानते हैं, एक होता है रेडिएशन थेरेपी। व्हाट इज रेडिएशन थेरेपी? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर with the help of radiation। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। इसके अंदर दो तरीके के रेडिएशन आ जाते हैं। पहले हमारा आता है टेलीथेरेपी और दूसरा आ जाता है हमारा ब्रेकीथेरेपी। टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी। टेलीथेरेपी को हम और क्या कहते हैं, EBRT, और इसको हम क्या कहते हैं, IBRT। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी। तो हमने क्या देखा, क्या होता है टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी। टेलीथेरेपी को और क्या कहते हैं, EBRT, और इसे कहते हैं IBRT। इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं,
एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। और ये क्या है? इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी, ये जो दोनों हैं ये रेडिएशन थेरेपी के टाइप्स हैं। इसके अंदर क्या है? जो रेडियो एक्टिव एजेंट है, रेडियो एक्टिव मटेरियल को हम रखते हैं इनसाइड द बॉडी। रेडियो एक्टिव मटेरियल को हम रखते हैं इनसाइड द बॉडी और यहाँ पर हम एक्सटर्नली रेडिएशन देते हैं। एक्सटर्नल रेडिएशन हम यहाँ पर देते हैं। तो हमने क्या देखा? रेडिएशन थेरेपी एक कंडीशन है जिसमें हम रेडिएशंस की हेल्प से कैंसर को ट्रीट करते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, ERBT एंड IRBT। ERBT इज एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी एंड IRBT इज इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। ERBT को हम कहते हैं टेलीथेरेपी और IRBT को हम कहते हैं ब्रेकी थेरेपी। इसके अंदर क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है उसको बॉडी के अंदर रखते हैं और यहाँ पर रेडिएशंस देके हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि इस इमेज में शो हो रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से रेडिएशंस जाएंगे और पेशेंट को ट्रीट करेंगे। सो दिस इज टेलीथेरेपी। ये आइडेंटिफाई आपको प्रोसीजर करना है, तो प्रोसीजर क्या है? ये है टेलीथेरेपी। तो जब भी हम टेलीथेरेपी करते हैं, जब भी हम टेलीथेरेपी करेंगे तो हमें यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखनी होती हैं। इसके अंदर हम जो करते हैं, एक हमें याद रखना होता है DTS सिस्टम। DTS सिस्टम में क्या है? ये क्या है? D फॉर डिस्टेंस, एंड T फॉर टाइम एंड S फॉर शील्ड। तो जब भी हम किसी पेशेंट को टेलीथेरेपी देते हैं, जब भी हम किसी पेशेंट को टेलीथेरेपी देते हैं तो हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है। कितनी? 6 फीट की डिस्टेंस हमें पेशेंट से मेंटेन करनी होती है ताकि वो जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करके हमको हार्म ना करे। इसलिए हम डिस्टेंस जो है 6 फीट का हम डिस्टेंस रखते हैं। टाइम जो है पर पर्सन जो है, कोई रेडिएशन थेरेपी करे तो 5 मिनट जो है हम ईच शिफ्ट में हम देते हैं, मतलब 5 मिनट तक ही हम एक्सपोजर कर सकते हैं और मैक्सिमम अगर बहुत कम है तो हम 30 मिनट्स तक ही एक्सपोजर कर सकते हैं। मतलब जब भी हम किसी को रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं तो हमारे पास एक शील्ड होनी चाहिए। हम एक शील्ड पहन के करते हैं। ये जो शील्ड होती है, लीड एप्रॉन्स बने होते हैं, लीड एप्रॉन्स की ये शील्ड होती है। तो जब भी हम किसी को टेलीथेरेपी कर रहे हैं तो हम वहाँ पे DTS सिस्टम को मेंटेन करते हैं। DTS सिस्टम इज D फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम एंड S फॉर शील्ड। तो डिस्टेंस हम कितनी मेंटेन करेंगे? डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे 6 फीट की। टाइम हम मेंटेन करेंगे कि हम 5 मिनट तक ही एक्सपोज हों उस पर्सन से, और ज़्यादा एक्सपोजर है तो हम लीड की शील्ड पहनकर हम वहाँ पर 30 मिनट्स तक एक्सपोजर कर सकते हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं इसके? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ये होंगे, कोई भी प्रेग्नेंट हेल्थ वर्कर, कोई भी प्रेग्नेंट हेल्थ वर्कर इस टेलीथेरेपी को परफॉर्म नहीं कर सकती है। ये इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की कि अगर कोई फीमेल हेल्थ वर्कर है और प्रेग्नेंट है तो वो इस कंडीशन को परफॉर्म नहीं कर सकती है। ओके, जब भी हम EBRT करते हैं, जब भी हम EBRT करते हैं, व्हाट इज दिस? एक्सटर्नल
बीम रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। जब भी हम ये करते हैं तो हमें दो चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है कि हम अवॉइड करें सन एक्सपोजर, अवॉइड करना है हमको सन एक्सपोजर, और सेकंड जो है हमें इंक्रीज करना है फ्लूइड इनटेक। ठीक है, तो जब भी हम ये करेंगे EBRT करेंगे, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, तो हमें पहले क्या करना है, अवॉइड करना है सन एक्सपोजर को, और दूसरा हमें फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है ताकि जो भी रेडिएशंस वगैरह हैं वो स्किन के अंदर से एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे और फर्दर सर्कुलेट होंगे, तो वो यूरिन आउटपुट के थ्रू जो है वो निकल जाए बाहर। और सन एक्सपोजर को हमें इसलिए अवॉइड करना है ताकि जो है यूवी सनलाइट की जो रेडिएशंस हैं, यूवी रेज है, उनसे रिएक्ट करके और कोई हमें साइड इफ़ेक्ट ना हो, इस वजह से हम सन का भी एक्सपोजर अवॉइड करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें इस प्रोसीजर को आइडेंटिफाई करना था। सो व्हाट इज़ दिस प्रोसीजर, ये आप देख सकते हैं, दिस प्रोसीजर इज टेलीथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑल द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व इन नॉर्मल न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। सारी कंडीशंस जो हैं एक नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंदर हमें देखने को मिलेगी, एक को छोड़ के। तो न्यूबॉर्न हम किसे कहते हैं, तो जो भी न्यूनेट्स होते हैं उनको हम न्यूबॉर्न भी कह सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अर्ली और एक होते हैं लेट। अर्ली हम कैसे कैसे कह सकते हैं, किसको हम कह सकते हैं, बर्थ टू 7 डेज, और ये आफ्टर 7 डेज हम इसको कहते हैं लेट न्यूनेट। तो देखो एक नॉर्मल कंडीशन में क्या मिलेगी हमें, पहला क्या, पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स, हार्ट रेट 60, रेस्पिरेशन इज इरेगुलर, अनइवन शेप ऑफ हेड। यहाँ पे रेस्पिरेशन इज रेगुलर आएगा, ओके, टाइपिंग एरर। ठीक है, तो हार्ट रेट इज 60 बीट पर मिनट। तो ये जो एक हार्ट रेट है ये अडल्ट का हार्ट रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूबॉर्न का हार्ट रेट जो है वो ऑलमोस्ट जो है 120 to 140 के नियर बाय होता है, 120 to 140 जो है हार्ट रेट न्यूबॉर्न का होता है। रेस्पिरेशन इज रेगुलर, जो भी एक न्यूबॉर्न है उसके अंदर रेस्पिरेशन इरेगुलर होता है। सॉरी जस्ट कन्फ्यूजन। ठीक है, ये ऑप्शंस जो हैं ये सही हैं, हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो है जो नहीं होगा वो छांटना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व इन अ नॉर्मल न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। तो देखो हाँ, अनइवन शेप ऑफ हेड, ठीक है, अनइवन शेप होता है न्यूबॉर्न के हेड का, क्योंकि जो सूचर्स गैपिंग है, फॉन्टानेल्स हैं, इनकी वजह से, और जस्ट बर्थ हुआ है तो मोल्डिंग की प्रोसेस भी हुई है, तो जिसकी वजह से क्या है, हेड का जो शेप है वो अनइवन होता है। ठीक है, तो ये तो होता है। रेस्पिरेशन इज इरेगुलर, ओके, जो न्यूबॉर्न होता है उसका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो इरेगुलर ही होता है, तो ये भी होता है। सेकंड क्या, हार्ट रेट इज 60 बीट्स पर मिनट। तो ये जो है ये हमें अडल्ट के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि चाइल्ड के अंदर न्यूबॉर्न के अंदर 120 to 140 होता है। और पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स बच्चे के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व इन नॉर्मल न्यूबॉर्न एक्सेप्ट,
एक नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंदर हमें सारी चीज़ें मिलेंगी, बट एक चीज़ नहीं मिलेगी। तो वो क्या है, हार्ट रेट इज 60 बीट पर मिनट, यानी सेकंड जो आंसर है ये हमें एक न्यूबॉर्न के अंदर नहीं मिलता है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एक न्यूबॉर्न के अंदर देखने को मिलती हैं। अनइवन शेप ऑफ द हार्ट, रेस्पिरेशन इज इरेगुलर एंड पॉजिटिव मोरो रिफ्लेक्स। और हमें यहाँ पर वो आंसर छांटना है जो एक्सेप्ट में पूछा गया। तो हार्ट रेट इज 60 बीट पर मिनट, ये नहीं होता है किसी के भी अंदर, ये एक अडल्ट के अंदर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे जाएगा सेकेंड। तो एक बार हम देख लेते हैं कि मोरो रिफ्लेक्स होते क्या हैं। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? मोरो रिफ्लेक्स जो होता है, एक रिफ्लेक्स है बच्चे के अंदर। जब भी आप किसी बेबी को लेके और इसे छोड़ोगे, एकदम से थोड़ा डाउनफॉल की तरफ करोगे, तो हमें 3 कंडीशंस देखने को मिलेगी। पहला जो है एबडक्शन होगा, ठीक है, हाथ बच्चा अपनी दूर दूर कर लेगा। और फिर क्या है, एडक्शन करेगा। पहले जैसे आप नीचे गिराने के ऐसे डराते हैं ना बच्चे को, ऐसे करके डराने की कोशिश करोगे, तो पहले क्या है, बच्चा जो है हाथों का एबडक्शन करेगा, हाथ दूर दूर कर लेगा, फिर एडक्शन करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, बच्चा क्राई करेगा। दिस इज कॉल्ड मोरो रिफ्लेक्स। और मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है, ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन नहीं है। मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाएगा 6 मंथ की एज में। मोरो रिफ्लेक्स के अंदर जो रिफ्लेक्स आते हैं वो हमें देखने को मिलता है एबडक्शन, एडक्शन एंड क्राई। जब ये तीनों रिफ्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं, उसको हम कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। और मोरो रिफ्लेक्स बच्चे के अंदर से डिसअपियर हो जाता है 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, सेकंड हमारा क्या पूछा था यहाँ पे? फर्स्ट हमारा ऑप्शन था मोरो रिफ्लेक्स, सेकंड था हमारा हार्ट रेट। तो हम एक बार हार्ट रेट देख लेते हैं। तो एक न्यू बॉर्न की हार्ट रेट जो है 120 to 160 जो है हार्ट रेट होती है। मैंने शायद यहाँ पर 140 लिख दिया है, यहाँ पे 160 कर लेना आप लोग। 160 जो है एक न्यूबॉर्न की हार्ट रेट होती है। ओके, लेस देन 100 हम कहेंगे ब्रेडी कार्डिया इन न्यूबॉर्न। ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये मैं एक न्यूबॉर्न की कंडीशंस बता रही हूँ। दिस कंडीशन इज़ नॉट फॉर अडल्ट। एंड मोर देन 180 हम कह सकते हैं टेकिकार्डिया। बट एक कंडीशन को हम एक्सेप्शंस में हम बोल सकते हैं। ये कंडीशंस का एक्सेप्शंस भी है, ऐसा नहीं है कि हमेशा 100 आया तो बच्चा ब्रेडिकार्डिया में है और हमें हॉस्पिटल लेके भागने की ज़रूरत है। ये कंडीशंस के एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस जैसे कि 100 हार्ट रेट कब हो सकती है बच्चे की, जब बच्चा सो रहा है इन स्लीपिंग कंडीशन। और 180 कब हो सकती है, व्हेन द बेबी इज़ क्राइंग। तो 120 to 160 हार्ट रेट है। एक नॉर्मल न्यू बॉर्न की हार्ट रेट है 120 to 160 बीट्स पर मिनट। 100 से नीचे जाएगा तो हम उसको कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। 180 से ऊपर जाएगी हार्ट रेट तो हम उसको कहेंगे टेकिकार्डिया। लेकिन जब बच्चा सो रहा है तो हमें 100 और कई बार 80 तक भी हार्ट रेट देखने को मिलती है। तो एक बार हम कह सकते हैं कि जब भी व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग, तो हमें 80 से लेके 100 हार्ट रेट देखने को मिलेगी। एंड द बेबी इज क्राइंग, तो 180 हार्ट रेट जो है हमें बच्चे को के अंदर देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हार्ट रेट है 60 बीट्स पर मिनट, जो है गलत आंसर है। और यही गलत को ही हमें यहाँ पर सही छांटना है, तो गलत आंसर ये है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। 120 to 160 एक नॉर्मल हार्ट रेट होती है। 100 से नीचे हम ब्रेडी कहेंगे, 180 से ऊपर हम टैकी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट रेंज बिटवीन, नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट इज रेंज बिटवीन, अभी मैंने आपको बताया 120 to 160 बीट्स पर मिनट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ एन इन्फेंट, सो आंसर इज 30 इज द करेक्ट आंसर। इन अ न्यूबॉर्न व्हाट शुड सक्शन फर्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 5 से 6 बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, न्यूबॉर्न जब जन्म लेता है, तो उसका सबसे पहले हम क्या सक्शन करेंगे, माउथ सक्शन करेंगे या फिर नोज सक्शन करेंगे। ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन कि यहाँ पर क्या होगा। इन अ न्यू बॉर्न वॉट शुड सक्शन फर्स्ट, नोज, माउथ, या फिर कुछ भी नहीं करेंगे या फिर दोनों ही एक साथ करेंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है एम एन आपको याद रखना है। एन क्या याद रखना है आपको, मेल नर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है एन, मेल नर्स। तो आपको क्या याद रखना है, मेल नर्स, एन, और इसी से आपको क्या याद रखना है, माउथ एंड नोज। तो बहुत सिंपल है, क्या आपको सक्शन करना है, पहले माउथ सक्शन करना है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपको याद रखना है एम एन क्या याद रखना है, मेल नर्स, और एम एन याद रखना है मतलब माउथ। सबसे पहले हम सक्शन करेंगे माउथ। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। अब माउथ क्यों सक्शन करेंगे, देखो माउथ शुड सक्शन फर्स्ट देन nose to prevent risk of aspiration, to prevent risk of aspiration। ठीक है, देखो माउथ को हम पहले सक्शन करेंगे, माउथ शुड सक्शन फर्स्ट देन नोज टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। देखो मान लो कि जब भी बच्चा डिलीवर होता है तो उसके नोज और माउथ दोनों जगह ही सिक्रीशंस होते हैं। तो अगर आपने नोज को पहले सक्शन किया, नोज को पहले सक्शन करोगे तो स्नीजिंग रिफ्लेक्सेस जो है वो एक्टिव हो जाएंगी, और जैसे ही बच्चा छींकने की कोशिश करेगा, तो छींकते हम कैसे, पहले एक डीप ब्रीथ अंदर लेंगे और फिर छींकेंगे। तो जैसे ही बच्चा छींकने की कोशिश करेगा, जो भी उसके माउथ के अंदर सिक्रीशन है उसको वो इनहेल कर लेगा, अंदर ले लेगा, और वहाँ पर रिस्क हो जाएगा न्यूमोनिया का। इससे बेटर है कि हम पहले माउथ सक्शन करें। माउथ को हम सक्शन करेंगे तो जो माउथ का म्यूकस है वो क्लियर हो जाएगा, और जब हम नोज़ को सक्शन करेंगे तो पहले से ही हमने माउथ क्लियर किया हुआ है, और नोज़ को हम सक्शन करेंगे तो क्या होगा, नोज़ को सक्शन करते ही स्नीजिंग रिफ्लेक्स अपीयर हो जाएंगे, और जैसे छींकने की कोशिश करेगा तो माउथ में तो कुछ भी सिक्रीशन नहीं है, क्लियर है, तो किसी भी तरीके के निमोनिया होने के चांसेस वहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए हमें माउथ सक्शन फर्स्ट देन नोज टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। इसलिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंपली याद रखना है मेल नर्स, एम फॉर माउथ, एन फॉर नोज। तो हमें पहले माउथ को सक्शन करना है। इन अ न्यूबॉर्न व्हाट शुड सक्शन फर्स्ट, तो माउथ। सो सेकेंड वन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन RH फीमेल डिलीवर द बेबी शी शुड रिसीव एंटी गामा ग्लोबुलिन। एक फीमेल है जो RH फैक्टर उसका नेगेटिव है, यानी ब्लड ग्रुप जो है उसका कोई भी सही ब्लड ग्रुप है, बट ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है।
देखो हम देखते हैं, मदर जो है वो नेगेटिव है और इन केस बेबी जो है वो पॉजिटिव है। देखो अगर बेबी नेगेटिव है तो कोई भी इशू नहीं है, बेबी और मदर दोनों नेगेटिव हैं तो कोई भी इशू नहीं है। लेकिन मदर नेगेटिव और बेबी पॉजिटिव है तो जो फर्स्ट डिलीवरी है वो सेफ डिलीवरी होगी। जो फर्स्ट डिलीवरी है वो सेफ डिलीवरी होगी। बट व्हाट इन सेकंड केस? बट सेकंड प्रेगनेंसी है, सपोज सेकंड प्रेगनेंसी है और यहाँ पर भी कंडीशन सेम है, मदर इज नेगेटिव एंड जो फीटस है, फीटस इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या, अगर हमने गामा ग्लोबुलिन नहीं लगवाया है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद भी हमने गामा ग्लोबुलिन नहीं लगवाया, तो क्या होगा सेकेंड प्रेगनेंसी में? सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, यहाँ पे मदर जो है नेगेटिव है और फीटस जो है पॉजिटिव है। तो ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी क्या होगा, देखो जैसे जो फर्स्ट डिलीवरी थी यहाँ, तो ये फर्स्ट डिलीवरी सेम हो जाएगी, लेकिन जब यूटरस से प्लेजेंटा सेपरेट होगा, लेकिन जब यूटरस से प्लेजेंटा सेपरेट होगा तो यहाँ पर कुछ मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, यहाँ पर कुछ मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा। और जैसे ही मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा तो मदर है RH नेगेटिव, तो मदर को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, और बेबी का जो पॉजिटिव ब्लड है वो कुछ अमाउंट में मदर के ब्लड से मिक्स होगा और यहाँ पर मदर डेवलप कर लेगी एंटीबॉडी, मदर डेवलप कर लेगी एंटीबॉडी। और जैसे ही फिर सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, और जैसे ही फिर सेकेंड प्रेगनेंसी होगी और फिर से सेकेंड प्रेगनेंसी नेगेटिव हुई, फिर से सेकेंड प्रेगनेंसी नेगेटिव हुई, तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगी और इस फीटस को मारने की कोशिश करेंगी। तो क्या होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ, मदर नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव है। तो जो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कोई इशू नहीं होगा, और यहाँ पर जो डिलीवरी है ये डिलीवरी भी सेफ डिलीवरी होगी। बट जैसे ही ये डिलीवरी होगी कुछ अमाउंट में फीटस और मदर की जो है, जैसे यूट्रस और प्लेजेंटा सेपरेट होगा, यहाँ पर कुछ होगा मिक्सिंग ऑफ ब्लड। और जैसे ही मिक्स होगा ब्लड, क्योंकि मदर नेगेटिव है और उसको पॉजिटिव का कोई आइडिया नहीं है, तो मदर जो है जैसे ही पॉजिटिव का ब्लड आएगा, मदर जो इसको सोचेगी एंटीजन, मदर इसको सोचेगी एंटीजन और डेवलप कर लेगी एंटीबॉडी, मदर सोचेगी एंटीजन और डेवलप कर लेगी एंटीबॉडी। फिर वहाँ तक जब भी एंटीबॉडी डेवलप करके रखी है मदर ने तो कोई इशू नहीं है, मदर को भी कोई नुकसान नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं, ठीक है एंटीबॉडी डेवलप है। बट जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी होगी, जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी होगी, अब जो ये एंटीबॉडीज़ थे, अब जो ये एंटीबॉडीज़ बने हुए थे हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी से, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएंगे और जो सेकंड प्रेगनेंसी का फीटस है इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे।
और यहाँ पर या तो फीटस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। मतलब कि फीटस को ये डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, फीटस के पास जाएंगे, एंटीबॉडीज़ जो है ये प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र हो जाएंगी बच्चे के अंदर, और वहाँ पे जाके बच्चे की जो आरबीसीज हैं इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे और आरबीसीज नहीं बनने देंगे, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर कंडीशन डेवलप हो जाएगी इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और जब ये बच्चा इनकेस डिलीवर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा इसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। देखो जॉन्डिस जो है एक न्यूबॉर्न के अंदर, जॉन्डिस जो है दो टाइप के होते हैं, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब होगा? विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, यानी बर्थ हम कह सकते हैं, बच्चा जन्म लेगा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा, और ये होगा आफ्टर 24 आवर। ठीक है, यहाँ पर जो है 60 to 80% केसेस में 60 to 80% केसेस जो हैं वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस से अफेक्ट होते हैं, और ये मोस्टली जो है कंडीशन जो है ये नॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। और ये एक नॉर्मल कंडीशन भी है क्योंकि बच्चे के अंदर जो है हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है और उनका लाइफ स्पैन कम होता है। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस तो नॉर्मल कंडीशन है, 24 घंटे के बाद होगा। अगर किसी बच्चे को पीलिया 24 घंटे के बाद हो रहा है तो वो एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है और वो अपने आप ही टाइम के साथ सही हो जाएगा। बट अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हो गया मतलब वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, यानी कोई भी एक बहुत ही अलार्मिंग साइन है कि बच्चे को बहुत ही नुकसान होने वाला है। 5% बच्चे जो हैं वही अफेक्ट होते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस से, और यहाँ पर जो है चांसेस ऑफ डेथ की बहुत ज़्यादा चांसेस ऑफ डेथ के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इज़ ऑलवेज डेंजरस एंड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इज़ नॉर्मल। तो जब भी कोई मदर है जो RH नेगेटिव है और ये डिलीवर कर रही RH पॉजिटिव बेबी, तो उसको हम कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। इसको हम क्या कहते हैं? RH इनकम्पैटिबिलिटी। मदर जो है RH नेगेटिव है और फीटस जो है RH पॉजिटिव है, तो जो कंडीशन क्रिएट होगी उसको हम कहेंगे RH इनकम्पैटिबिलिटी। और RH इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर अक्सर हमें पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि RH इनकम्पैटिबिलिटी ना हो, इस इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस ना हो, इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए जो भी मदर है उसको हम विद इन 72 आवर्स गामा ग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करते हैं, विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी।
विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी एक गामा ग्लोबुलिन होता है, उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं। So when RH female deliver the baby, she should receive anti-gamma globulin within 72 hours of delivery to prevent RH incompatibility. To prevent RH incompatibility. ठीक है, क्या फिजियोपैथोलॉजी बताई मैंने? फर्स्ट प्रेगनेंसी जब होगी और मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो फर्स्ट डिलीवरी तो सेफ हो जाएगी, फर्स्ट डिलीवरी तो आराम से डिलीवर हो जाएगी, बच्चा जो है बिल्कुल सेफ रहेगा, कुछ नहीं होगा। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब यूट्रस से प्लेजेंटा सेपरेट हो रहा होगा तो वहाँ पर सम अमाउंट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, और जैसे ही ब्लड मदर के सिस्टम में जाएगा वैसे ही जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और वो जो बच्चे का पॉजिटिव ब्लड था उसको एज अ एंटीजन समझ के एंटीबॉडीज़ बना लेगी और बना के अपने पास रख लेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी होगी ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगी और जो फीटस है उसको और उसके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से हमें एक कंडीशन देखने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और कंडीशन डेवलप हो जाएगी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। मैंने आपको बताया पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है ये बहुत ही कॉमन होता है एक न्यूबॉर्न के अंदर, क्योंकि उनके अंदर आरबीसीज ज़्यादा होती हैं और लाइफ स्पैन भी कम होता है। तो इसकी वजह से पैथोलॉजिकल जॉन्डिस एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर हम काउंट कर लेंगे, और 24 आवर्स के बाद यानी बच्चा आज डिलीवर हुआ और डिलीवर होने के 24 घंटे के बाद अगर बच्चे को पीलिया हो रहा है तो उसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहेंगे। और ये कंडीशन जो है एक नॉर्मल कंडीशन होती है और ख़ुद ही ये कंडीशन जो है रिकवर हो जाती है बिना किसी ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट के। बस ब्रेस्ट मिल्क देना है बच्चे को और ऐसे नॉर्मली ट्रीट हो जाएगी। और 60 से 80% बच्चे हैं ना, आप देखोगे कि ज़्यादातर बच्चों को जो जॉन्डिस होता है उसको वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। वहीं हम बात करें पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की तो ये डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर ही डेवलप हो जाएगा, डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर चांसेस है ज़्यादातर डेथ होने के, और 5% केसेस के अंदर मतलब सिर्फ 100 में से 5 बच्चे ही होते हैं जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस से अफेक्ट करते हैं। और जब भी मदर नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव है, अगर मदर भी नेगेटिव है फीटस भी नेगेटिव तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मदर नेगेटिव है फीटस पॉजिटिव है तो ये कंडीशन डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। और RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से बच्चे को नुकसान ना पहुँचे इसीलिए हम जो फर्स्ट डिलीवरी है, फर्स्ट डिलीवरी के 72 आवर्स के अंदर अंदर हम गामा ग्लोबुलिन मदर को एडमिनिस्टर कर देते हैं ताकि बच्चे को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुँचे। तो यहाँ पर ओके जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर हम या तो 28 वीक्स पर भी हम गामा ग्लोबुलिन ले सकते हैं या तो हम 32 वीक्स पर भी गामा ग्लोबुलिन ले सकते हैं। बट अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि हमें इन दोनों पर ही हम नहीं ले पाए, मतलब मदर नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव है, अगर मदर नेगेटिव है तो या तो 28 वीक्स पे वो गामा ग्लोबुलिन ले ले या तो 32 वीक्स पे मदर को हम गामा ग्लोबुलिन दे दें, IM एडमिनिस्टर करते हैं। बट अगर कंडीशन है या फिर किसी भी वजह से हम इन दोनों टाइम पर नहीं ले पाए, 28 वीक्स और 32 वीक्स पर नहीं ले पाए, तो हम आफ्टर डिलीवरी 72 आवर्स के अंदर अंदर हम जो है मदर को एंटी गामा ग्लोबुलिन दे देते हैं, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ तक हमारा आज का सेशन था। प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।